हेलो गाइस, देखिए हमने स्टेप 11 तक कर लिया था, पार्ट 4 तक। ठीक है, पार्ट 5 कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 5 में देखिए हम लोग का स्टेप 12। ये क्या है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये क्या होता है? देखिए, ये पहले ना 2-3 साल पहले ये फाइनल का लेवल पे आता था। अब ये इंटर के लेवल में भी हम लोग को दे दिया गया है। इसका डिटेल स्टडी हम लोग को कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा हम लोग का चैप्टर 9 में। ठीक है, चैप्टर 9 या 10 में मिलेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है? देखिए, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन्स सर्टेन प्रॉफिट्स लिंक एंड इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस अंडर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट। नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द एक्ट का, जैसे कि ओल्ड स्कीम में क्या होता है कि सर्टेन डिडक्शंस, कोई कोई डिडक्शन मिलता है हम लोग को। मान लीजिए प्रॉफिट लिंक्ड, किसी किसी इनकम पे 100% हम लोग को छूट मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद कोई कोई इन्वेस्टमेंट, कोई कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर, मान लीजिए हम लोग SEZ में कोई लगाया और वहाँ से हम लोग कुछ सामान एक्सपोर्ट किया, तो हम लोग को 100% डिडक्शन मिल जाता है। जैसे वहाँ 200 करोड़ भी कमाएंगे ना, तो हम लोगों को टैक्स नहीं लगता है, वो पूरा डिडक्ट। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर यदि रेवेन्यू नहीं आएगा तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कलेक्ट कैसे करेगा, और मतलब चलेगा कैसे? फिर उनको भी तो खर्चा करना पड़ता है ना, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है कि देश को चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि पहले तुम अपना नॉर्मल नॉर्मल टैक्स प्रोविजन के हिसाब से कैलकुलेट करो, फिर जाके, और इसमें एक चीज़, हाँ, फिर जाके आप 18 पहले नॉर्मल करो, फिर आप एक मिनिमम आपको 18.5% देना पड़ेगा। दो जो आपका दोनों में जो आपका लोअर आ रहा है आप वो दे दीजिए, लेकिन एक मिनिमम तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आप 100% एग्जाम नहीं हो सकता आप डिडक्शन ले लेके। ठीक है, ये गवर्नमेंट का बोलना था। तो इसलिए देखिए, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर, गवर्नमेंट वेरियस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए ये डिडक्शन देती है। मान लीजिए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया 5 करोड़ का, 100 करोड़ का, और आपने इनकम भी किया 100 करोड़ का, तो कहीं कहीं में आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है। तो आपका पूरा 100 करोड़ में आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता है। तो गवर्नमेंट बोला ऐसे तो ये तो बड़ा बड़ा SSC लोग के लिए है, तो इसमें बहुत लूप होल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन निकाला कि आपको मिनिमम एक टैक्स देना ही पड़ेगा। और इसमें एक देखिए, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ये होता है एक पर्सन के लिए। पर्सन का डेफिनेशन में हम लोग का क्या क्या आता रहा? इंडिविजुअल, AOP, BOI, HUF एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शियल पर्सन। ठीक है, ये आपका 5 जन आता रहा। इसमें पार्टनरशिप फर्म और लोकल अथॉरिटी ये दोनों शामिल, ये दोनों एप्लीकेबल नहीं होता है एज पर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, और कंपनी तो इसमें बिल्कुल नहीं आता। कंपनी के लिए MAT है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, वो आप आगे जाके CA फाइनल में पढ़ोगे। ठीक है, अभी के लिए आप देख लीजिए क्या क्या आता है इसमें आपका। मैं आपको नीचे बता रहा हूँ क्या क्या आता है। देखिए, इंडिविजुअल आता है, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शियल पर्सन, और एक आता है आपका, मैंने जो आपको बताया। ठीक है, ये हेल्प टैक्स पेयर टू रिड्यूस लाइबिलिटी, वो जो गवर्नमेंट डिडक्शन देती है उससे लाइबिलिटी टैक्स पेयर का रिड्यूस हो जाता है। ओनली फॉर द टैक्स पेयर्स हु ऑप्ट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिमी, मतलब ओल्ड स्कीम, जो ओल्ड स्कीम लगाते रहे ना उन लोग के लिए। ठीक है, और अंडर सेक्शन 115JC सेक्शन इतना प्रोवाइड्स फॉर मिनिमम टैक्स टू बी पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन देयर टोटल इनकम विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉफिट लिंक्ड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस। वो बोल रहा है कि आप यदि कोई प्रॉफिट लिंक या इन्वेस्टमेंट लिंक कोई डिडक्शन लेते भी हो तो आपको एक मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115JC। ये होता है 20 लाख के ऊपर जिसका प्रॉफिट होता है उन लोग के ऊपर कैलकुलेट होता है। छोटा SSC लोग का ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। वो आप डिटेल में आगे जाके चैप्टर 9 में पढ़ोगे। अभी सिर्फ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का आप मतलब समझ लीजिए। ठीक है, ये होता है कि आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक मिनिमम टैक्स देना ही पड़ेगा। 5 जन आता है इसका अंदर, कंपनी नहीं आता है, लोकल अथॉरिटी नहीं आता है, पार्टनरशिप फर्म इसमें नहीं आता है। उसका बाद देखिए, टैक्स पेयर कैन क्लेम द क्रेडिट ऑफ द एक्सेस टैक्स पेड ओवर रेगुलर इनकम टैक्स। आपको ये टैक्स पेयर आपका क्रेडिट ले सकता है रेगुलर इनकम टैक्स के जैसे। फिर देखिए स्टेप 13, एग्जामिन वेदर टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BSC, दैट इज न्यू स्कीम। 115 BSC क्या था? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, हाँ, वो न्यू स्कीम और अंडर ओल्ड स्कीम। तो देखिए, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी एज पर न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम इंक्लूडिंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू AMT इफ एप्लीकेबल। अगर AMT एप्लीकेबल होता है तो आप AMT लगा के भी देख लीजिए कि आपका टैक्स क्या बन रहा है न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम में। ठीक है, उसके बाद देखिए, देन डिसाइड विच रेजिम टू ऑप्ट। यदि आपका न्यू स्कीम में टैक्स कम लग रहा था न्यू लीजिए, ओल्ड में लग रहा है तो ओल्ड लीजिए। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI में चूज to pay tax under default tax regime in 1 year and exercise the option to shift out of the default tax regime in another year। इंडिविजुअल, AOP, BOI इन लोग को छूट दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि एक बार आप
न्यू ले सकते हैं, फिर आप ओल्ड ले सकते हैं, बस उतना होना पड़ेगा कि इनका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं हो, तभी वो कर सकते हैं। मान लीजिए एक सैलरीड पर्सन है, वो इस ईयर मान लीजिए एक असेसमेंट ईयर में उसने अपना न्यू प्रोविजन से टैक्स दिया, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर ने उन्हें ओल्ड प्रोविजन से दिया, लेकिन यदि कोई बिजनेसमैन है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए एडवांस स्टेप 14, एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड एट सोर्स। ये क्या है देखिए, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइन ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। एक टैक्स लाइबिलिटी कैसे डिटरमाइन किया जाता है एसएससी का, एंड ऑफ द ईयर में उसका कैलकुलेट करके, ठीक है, कंप्यूटेशन करके। बट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन एडवांस इन 4 इंस्टॉलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड इनकम। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि हमको तुम टैक्स है ना एक बार में मत दो, अगर यदि तुमको टैक्स तुम पहले से एस्टिमेट कर पा रहे हो और तुम्हारा टैक्स आ रहा है, पता चल रहा है तुमको, तो तुम एडवांस में हमको 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। क्या, करना ही पड़ेगा। दैट इज ऑन और बिफोर 15 जून, 15 जून का पहले या 15 जून तक, फिर 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ये 4 इंस्टॉलमेंट में हम लोग को गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। उसका बाद देखिए, रेसिडेंट्स डिक्लेयरिंग प्रॉफिट अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम कैन पे एडवांस टैक्स इन 1 इंस्टॉलमेंट। जो प्रिजम्पटिव स्कीम आपको पता नहीं होगा, यदि कोई आदमी बिजनेस कर रहा है और उसका 100% बिजनेस कैश पे है, ठीक है, या 100% बिजनेस उसका बैंक, जितना भी उसका रेवेन्यू आता है सब बैंक में आता है पैसा, वो कैश कुछ लेता ही नहीं है, तो वो 6% यदि टैक्स देता है अपना बिजनेस के ऊपर, इनकम के पूरा रेवेन्यू के, मान लीजिए 1 करोड़ का उसका रेवेन्यू है और उसने 6% देना है, 6 लाख रुपये प्रॉफिट, बस उसको और कुछ नहीं देना है, कोई डिडक्शन फिडक्शन कुछ नहीं मिलेगा, कुछ एग्जेम्प्ट नहीं है, कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता है, वो डायरेक्ट रेवेन्यू पे उसको टैक्स देना है। और यदि कैश में लेता है तो 8% देना पड़ेगा। ये अब आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं, एक इंस्टॉलमेंट देने से हो गया 15 मार्च के पहले, ऑन और बिफोर 15 मार्च। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका मतलब क्या होता है देखिए, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। अमन विन्स ए लॉटरी अमाउंटिंग टू 1 करोड़। एक लड़का था, वो जो लॉटरी जीता है 1 करोड़ रुपया, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजर है ना, वो 30% टीडीएस काटेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वैल्यू ऑन द वैल्यू ऑफ अमाउंट, और 70 लाख अमन को दे देगा। इट विल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। जब उसको लॉटरी का इनकम 1 करोड़ मिलने वाला होगा, लेकिन उसके अकाउंट में 70 लाख ही घुसेगा, क्योंकि 30% उसका टीडीएस काटा जाएगा, ठीक है। इसको बोलता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड। जो पेमेंट करता है ना, जैसे हम लोग ने कुछ मिलना है तो वो टीडीएस काट के हम लोग को पेमेंट करेगा। और इसमें टीडीएस के अंदर सिर्फ ये लॉटरी का नहीं आता है, बहुत चीज़ आता है, कम से कम 20-25 सेक्शन है। वो आगे जाके जब टीडीएस चैप्टर में जाऊंगे तब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप बस टीडीएस का मतलब समझ लीजिए। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एक टीडीएस होता है, एक टीसीएस होता है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है, मान लीजिए कि आपने गाड़ी कीना, एक कार कीना पर्सनल, और उसमें लिमिट है आपका 11 लैक्स। 11 लैक्स, यदि 11 लैक्स या 11 लैक्स के ऊपर गाड़ी का दाम है, तो जो गाड़ी बेच रहा है, जो सेलर है, उसका ये ड्यूटी बनता है कि वो 1% टीसीएस उसमें जोड़े। मान लीजिए 11 लाख का कार है, तो वो 1% जोड़ेगा और वो आपसे 11,11,000 रुपीज़ लेगा, ठीक है, इतना रुपये लेगा, और 11,000 आपके बिहाफ में वो गवर्नमेंट को जमा कर देगा। जो आपके रिटर्न फाइलिंग के समय में आपका वह नीचे में आपको दिखाई देगा कि आपने टीसीएस 11,000 पे किया है, और वो आपको वापस रिफंड मिल जाएगा, या फिर टैक्स जो पेएबल है उससे डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये टीसीएस समझ गया। उसके बाद देखिए टैक्स पेएबल एंड टैक्स रिफंडेबल, स्टेप 15। ये क्या होता है देखिए, आफ्टर एडजस्टिंग द एडवांस टैक्स, जैसे मान लीजिए आपका टैक्स पेएबल आया 10 लाख, एडवांस टैक्स आपने देके लगा 8 लाख, वो एडजस्ट हो जाएगा, बचेगा 2 लाख पेएबल। टीडीएस था 1 लाख, टीडीएस माइनस हो जाएगा, बचेगा 1 लाख पेएबल। टीसीएस भी माइनस हो जाएगा 15,000, बचा 85,000 पेएबल। द एसएससी वुड अराइव एट द इनकम नेट टैक्स पेएबल। हम लोग में नेट टैक्स पेएबल कितना आया आपका 85,000, क्योंकि 10 लाख रुपीज़ टैक्स था, माइनस एडवांस टैक्स था 8 लाख, एडवांस टैक्स माइनस टीसीएस था 15,000, फिर जाके माइनस टीडीएस था हम लोग का 1 लाख पकड़ लीजिए, तो बचा कितना 85K हम लोग का नेट पेएबल है। वही बोल रहा है कि आफ्टर एडजस्टिंग, ये सबको एडजस्ट करने के बाद जो हम लोग को आएगा वो नेट पेएबल आएगा। फिर अमाउंट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। मान लीजिए आपका 1,10,305 रुपया टैक्स आ रहा है, तो आपको नियरेस्ट मल्टीपल का सामने आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 10 का मल्टीपल में। और ये कौन सा सेक्शन में बोला गया, अंडर सेक्शन 288B, ये याद रखिएगा। एसएससी हैज़ टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल
कॉल्ड, जो हम लोग ने टैक्स देता है ना एसएससी, एक पर्सनल आदमी जो अपना टैक्स भरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फाइनेंस का भाषा में सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मैंने आपको जैसे पूछना है कि आपका लास्ट ईयर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना था, तो आपने बोलना था नील है, नहीं 1 लाख पे किया, 2 लाख पे किया, वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोला जाता है। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एसएससी को अपना टैक्स भरना पड़ता है ऑन, जिस दिन हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस दिन, या फिर ड्यू डेट का पहले भी आप पे कर सकते हो। आपको बस चालान का कॉपी रखना है, चालान का नंबर रखना है और बीएसआर कोड रखना है, वो आप आगे जाके पता चलेगा बीएसआर कोड क्या होता है। इफ रिफंड इज ड्यू, एसएससी विल गेट द सेम आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न। अगर मान लीजिए आपने आपका टैक्स बन रहा था नील और आपका कोई टीडीएस काट के रखा था पहले से, ठीक है, अब टीडीएस काट के रखा रहा 10%, तो 10% जो टीडीएस काट के रखा रहा वो तो आपका रिफंड आना चाहिए, क्योंकि वो तो आपका टैक्स में कटा ही नहीं, वो तो मतलब नेट हुआ ही नहीं ना। तो आपका वो क्या करेगा, वो आप रिटर्न फाइल करोगे, उसका बाद आपका रिफंड आ जाएगा। वो 1-2 महीना का पीरियड लगता है, वो टाइम पीरियड वो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन वो आपका रिफंड आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट में, जो लिंक है आपका इनकम टैक्स साइट में। फिर देखिए रिटर्न ऑफ इनकम, ये जो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, उसी को बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम इज द फॉर्मेट इन विच एसएससी फर्निशेस इंफॉर्मेशन एज टू हिज टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल। रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है, जो हम लोग रिटर्न फाइल करता है उसमें क्या करता है, हम लोग फर्निश करता है, एक फॉर्मेट रहता है जिसमें हम लोग आपका इनकम, टैक्स पेएबल, ये सबको एक फॉर्मेट रहता है, उसमें हम लोग को सबको सब डालना पड़ता है, ठीक है। वो फॉर्मेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न बाय डिफरेंट एसएससी इज नोटिफाइड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी एक फॉर्मेट बना के रखा है हर एसएससी के लिए अलग अलग, पार्टनरशिप फंड के लिए अलग है, हम लोग इंडिविजुअल के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग है, एचयूएफ के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट है। उस हिसाब से हम लोग को फिलअप करके वो सबमिट करना पड़ता है। इनकम अर्न अंडर डिफरेंट हेड्स, ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शंस, टैक्स पेएबल आर टू बी फर्निश्ड इन रिटर्न ऑफ इनकम। ये सब डिटेल्स हम लोग को डालना पड़ता है आपका रिटर्न में। उसका बाद देखिए, इन शॉर्ट ए रिटर्न ऑफ इनकम इज द डिक्लेरेशन ऑफ इनकम बाय द एसएससी इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। एक रिटर्न ऑफ इनकम एक यही है कि हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं अपना इनकम एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में, जो सिस्टम, जो सीबीडीटी का सिस्टम, जो गवर्नमेंट का सिस्टम सके एक बार के लिए पढ़ने, वो उसको देखते ही समझ में आ जाए कि आपने क्या फर्निश किया है। क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, हम लोग उसमें बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब वहाँ एक फॉर्मेट में हम लोग डाल देते हैं तो वो सिस्टम खुद ब खुद पढ़ लेता है। उन लोग को जो देखना है एक इंडिविजुअल को, वो खुद ब खुद देख सकता है। कि मान लीजिए उन लोग को एटीसी का डिडक्शन देखना है, तो उन लोग एटीसी मानेंगे, किस आदमी का कितना एटीसी डिडक्शन है सब निकल जाएगा। तो वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में हम लोग को सब भरना पड़ता है इनकम टैक्स साइट में, ठीक है। द एक्ट हैज प्रेस्क्राइब ड्यू डेट्स फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ डिफरेंट एसएससीज। मान लीजिए कंपनी के लिए अलग है, फर्म के लिए अलग है, जी इंडिविजुअल के लिए अलग है, जिसका ऑडिट होता है उसका लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग डेट, एक ड्यू डेट फाइनलाइज किया हुआ है गवर्नमेंट के तरफ से। वो आपको पता चल जाता है हर साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कि आपको कब फाइल करना है रिटर्न। अगर यदि आप लोग टाइम से नहीं करते हो तो 1000 रुपये पेनल्टी फाइन भी लगता है। कंपनी एंड फर्म्स हैव टू मैंडेटरीली फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर ड्यू डेट। और एक बात देखिए, कंपनी और फर्म मैंडेटरी है, उन लोग को ड्यू डेट का पहले रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। एक इंडिविजुअल हूं मैं, तो मैं आपका ड्यू डेट का बाद भी रिटर्न फाइल कर सकता हूं, लेकिन उसमें मुझे पेनल्टी लगेगा। वो कितना लगेगा वो साइट में डालने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक कंपनी और एक फर्म को मैंडेटरीली टाइम टू टाइम रिटर्न लगाना ही पड़ेगा। तो हम लोग का ये पॉइंट नंबर 2 खत्म हो गया है, ठीक है। हमने 5 कितना स्टेप देखा आज आपका? 12 देखा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, 13 देखा एग्जामिन वेदर टू पे अंडर न्यू रिजिम का अंदर देना है या ओल्ड का अंदर देना है। 14 देखा एडवांस टैक्स क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है। फिर ये हो गया। फिर स्टेप 15 था टैक्स पेएबल, टैक्स रिफंडेबल, कितना देना है या रिफंड कितना मिलेगा। और बस लास्ट में हम लोग देखें रिटर्न ऑफ इनकम, ये देख लिया हम लोग का पॉइंट नंबर 2 खत्म। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने वाला है। क्लास लेक्चर 6 होगा शायद वो, उसमें मैं समझाऊंगा। उसमें समझाने लायक ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार मैं ओवरव्यू दे दूंगा, फिर भी आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा वो मैक्सिमम चीज़, और खुद ही याद करना पड़ेगा वो। थैंक यू। अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।